नमस्कार साथियों, सर्वा क्लासेज में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, अपन देखने वाले हैं भारत का भूगोल एक नए सिरे से कि आपकी जल्दी तैयारी हो जाए, आप तक सिलेबस जल्दी पहुंच जाए। तो बहुत ही शानदार तरीके से नोट्स के माध्यम से आप तक क्लास आ रही है। तो सभी साथी सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल जो है उसको प्लीज़ और प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले और अन्य साथियों को शेयर भी कर दे, ताकि जैसे ही क्लास अपलोड होती है तो आप तक इसका क्या आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना। तो सभी साथी है सर्वा क्लासेज जो यूट्यूब चैनल है उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे। आज अपन देखेंगे मुख्य रूप से भारत के भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं और उसमें हिमालय पर्वतीय प्रदेश जो है उसकी चर्चा करेंगे। पूरा का पूरा सिलेबस साथियों आप सभी के लिए मुख्य रूप से एनसीईआरटी और आरबीएससी जो है उस पैटर्न बेस्ड है। यहीं से मुख्य रूप से आरपीएससी और आरएसएसबी जो है ना वो संपूर्ण एग्ज़ाम जो वर्तमान में ले रही है वहाँ यहीं से प्रश्न पूछ रही है। तो ये चैप्टर अपन यदि पूरा तैयार कर लेंगे तो फिर अपने को वो दिक्कतें नहीं आएगी, इजीली अपन पेपर को सरल कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं क्लास को इन्हीं शब्दों के साथ में कि जब नाव जल में छोड़ दी, तूफानी में मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या, कहे मृत्यु को वरदान ही, मरना लिया जब ठान ही, फिर जीत क्या फिर हार क्या फिर जीत क्या फिर हार क्या। हरिवंश राय बच्चन की ये पंक्तियाँ इस तरह की शिक्षा देती है कि पूर्ण डेडिकेशन के साथ में हमें अपनी क्लास के लिए तैयार हो जाना चाहिए। तो देखते हैं भारत का प्रमुख भौतिक स्वरूप और भारत के जो भौतिक प्रदेश है उसके बारे में। तो स्थिति वाला बिंदु अपन ने पहले कर लिया था भारत की स्थिति। आज अपन देखेंगे भारत की संरचना एवं भू आकृतियाँ। ठीक है, तो इस बिंदु को अपन देखते हैं। तो हो जाएं तैयार अपन सब। भारत की जो भौतिक संरचना है उसके संदर्भ में अपन देखेंगे तो साथियों अपन पाएंगे मुख्य रूप से कि भौतिक दृष्टि से भारत जो है उसको 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 6 भागों में। लेकिन जो भारत की वर्तमान में जो स्थिति है उसके अकॉर्डिंग अपन देखेंगे तो अपन पाएंगे कि भारत की जो वर्तमान स्थिति है ना, तो उसकी संरचना कब की है, ये कैसे भारत बना है, इन बिंदुओं के ऊपर अपन चर्चा करते हैं। उससे पहले तो भारत के संदर्भ में अब साथियों अपन जानते हैं तो संपूर्ण पृथ्वी के स्थलखंड को पेंजिया कहा था। तो वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत अपन ने पढ़ा है। आप इसमें देखोगे कि संपूर्ण जो पृथ्वी है उसके अंदर जो स्थलीय क्षेत्र था, यानी ये जो भाग था जो मुख्य रूप से ठोस था, इसका नाम पेंजिया था। और इसके चारों ओर अथाह जलराशि थी। प्रारंभिक तौर पे इसमें पानी भरा हुआ था। इस भाग को मुख्य रूप से नाम दिया था पेंथालासा। तो ऐसा माना जाता है कि वर्तमान के अंदर जितने भी महाद्वीप है वो पेंजिया से बने, है ना। इसका विभाजन हो गया था कार्बोनिफेरस काल के अंदर, है ना। तो इससे महाद्वीप बने थे। क्या बने? महाद्वीप। तो महाद्वीपों की रचना मुख्य रूप से पेंजिया से होती है। और जितने भी महासागर बने हुए हैं वर्तमान में, सभी महासागर जो है उनका निर्माण जो है वो पेंथालासे से हुआ है। किससे हुआ है? पेंथालासा से। तो हम चर्चा करें मुख्य रूप से जो हमारा पेंजिया क्या था, तो वेगनर का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग हमने पेंजिया जो है मुख्य रूप से प्रारंभिक वो भाग था जिससे हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ है। उसको अपने क्या नाम दिया था? पेंजिया नाम दिया था। तो पेंजिया का विभाजन 2 खंडों में होता है। किस किन किन खंडों में मुख्य रूप से इसका विभाजन होता है? तो पेंजिया का विभाजन 2 खंडों में होता है। उत्तरी भाग को अंगारा लैंड, दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा जाता है। तो इसका डायग्राम मैं आपको बता देता हूँ। मुख्य रूप से जो आप देखेंगे, इसमें नया पेज अपन ले लेते हैं जिसमें आपको मैं बता दूं। ठीक है, अब इसमें अपन देख लेते हैं। जो मान लिया कि ये अपना पेंजिया, देखिए 1 मिनट, शेप कहाँ चली गई।
तो मान लेते हैं कि वेगनर के अनुसार साथियों मुख्य रूप से ये वाला जो भाग है इसको पेंजिया नाम दिया। ठीक है, पेंजिया। अब पेंजिया के चारों ओर अथाह जलराशि थी, इसमें पानी भरा हुआ था मुख्य रूप से। तो मैं बता रहा हूँ वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो आया था उसका नाम पेंथा, इसका नाम पेंथालासा था जलराशि का। ठीक है, अब माना गया कि जब कार्बोनिफेरस काल के अंदर मुख्य रूप से इसका विघटन हो गया दो भागों में, तो इसका जो पेंजिया का विघटन हुआ तो उत्तरी जो भाग बना था उसका नाम अंगारा लैंड है। उसका नाम क्या रखा गया? अंगारा लैंड। और जो दक्षिणी भाग था इसका नाम क्या रखा गया? गोंडवाना लैंड। ठीक है ना, गोंडवाना लैंड। अब जो ये भाग अंगारा लैंड था इससे बनने वाले प्रमुख महाद्वीप कौन कौन से थे? तो उत्तरी भाग के जितने भी महाद्वीप बने है ना अंगारा लैंड से बने, उत्तरी गोलार्ध के मुख्य रूप से। जैसे मान लिया एक नंबर बात करते हैं अपन कि उत्तर अमेरिका। ठीक है, उत्तर अमेरिका। दो नंबर बात करते हैं यूरेशिया, यूरोप और एशिया। ठीक है, और तीन नंबर बात करते हैं ग्रीनलैंड जो द्वीप है वो। तो ये मुख्य रूप से किस से बने हैं? उत्तर अमेरिका, यूरेशिया और ग्रीनलैंड का निर्माण मुख्य रूप से किससे होता है? यानी अंगारा लैंड से होता है। ठीक है, लेकिन जब बात आती है कि गोंडवाना लैंड से क्या क्या बना, तो इसी से बना जैसे कि दक्षिण अमेरिका। ठीक है, जैसे कि अफ्रीका महाद्वीप, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जैसे कि अपना प्रायद्वीपीय भारत है। ठीक है, जैसे कि प्रायद्वीपीय भारत के बाद में अपना अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। ठीक है, और ग्रीनलैंड जो अपना सॉरी ये अफ्रीका के तट के पास में जो है मेडागास्कर द्वीप, ये भी इसी से बना है। तो ये बने गोंडवाना लैंड से। ठीक है ना, यानी इस दो नंबर वाले से ये चीज़ें बनी, एक नंबर वाले से ये चीज़ बनी। अब भारत किसका हिस्सा हो गया? तो भारत मुख्य रूप से यदि अपन बात करते हैं जो प्रायद्वीपीय अपना भारत जो है वो इसका हिस्सा है। प्रायद्वीपीय भारत किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत जो मुख्य रूप से है गोंडवाना प्लेट या गोंडवाना लैंड की जो प्लेट है इससे इसका निर्माण हुआ है। समझ गए आप? तो यहाँ ये सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में। ठीक है ना, नाम रखा महाद्वीपीय विस्थापन। और उस सिद्धांत के अंदर मुख्य रूप से ऐसे माना है। विस्तार से महाद्वीप विस्थापन जानने के लिए सर्वा क्लासेज से जुड़ सकते हैं, वहाँ इसका शानदार क्लास, शानदार वीडियो इसका पहले से ही डाला हुआ है। ठीक है ना, अब चलते हैं अगले पेज की ओर। अपन अगला पेज बिंदु पे चलते हैं अपन। चलो, तो यह हो गया अपना मुख्य रूप से। ठीक है, तो यहाँ मैंने कहा है कि भारत जो है उत्तरी भाग पेंजिया का अंगारा लैंड, दूसरा गोंडवाना लैंड कहलाया। भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना गया है, देख लिया अपन ने। ठीक है ना। प्रारंभिक अवस्था में इंडियन प्लेट की स्थिति, यानी जब स्टार्टिंग में गोंडवाना लैंड से जो इंडियन प्लेट इंडो आस्ट्रियन प्लेट के रूप में जानी जाती थी, तो ये कहाँ थी? तो भूमध्य रेखा के दक्षिण में, है ना, भूमध्य रेखा के दक्षिण में। यदि इसको भूमध्य रेखा मान लें तो अपन इंडियन प्लेट जो है मुख्य रूप से ग्रीनिच रेखा से इधर अपन देखेंगे तो यहाँ इंडियन प्लेट होती थी, है ना, इंडियन प्लेट। तो इंडियन प्लेट यहीं होती थी मुख्य रूप से। तो ये भूमध्य रेखा से दक्षिण में, ठीक है, इंडियन प्लेट हुआ करती थी।
थोड़ा डायरेक्ट कर लेना इसको ताकि मालूम तो चले ना कि वास्तव में लिख तो रहे हैं। ज़्यादा लाइट तो अपने को दिखाई नहीं दे रहा ना। चलो ठीक है। फिर आता है अपना इंडियन प्लेट जो है, इंडियन प्लेट है इस ये किसका हिस्सा है? तो इंडो आर्स्ट्रियन प्लेट का हिस्सा मानी जाती है, ठीक है ना, इंडो आर्स्ट्रियन प्लेट का हिस्सा है। भूवैज्ञानिक संरचना और शेल समूह की भिन्नता के आधार पर जो भारत है उसका वर्गीकरण साथियों अपन करते हैं मुख्य रूप से 3 खंडों के अंदर। कितने खंडों में? ये एनसीईआरटी बुक जो है क्लास 11 के अंदर मुख्य रूप से ये 3 खंड बताए गए हैं। तो 3 खंडों के अंदर मुख्य रूप से इसको बताया गया है। तो वो 3 खंड कौन कौन से हैं? तो इसमें पहला खंड आता है अपना प्रायद्वीपीय खंड, दूसरा आता है हिमालय व अन्य प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, तीसरा आता है सिंधु और गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। 3 भाग आते हैं। किसके आधार पे इसको 3 भाग में किया है? भूवैज्ञानिक संरचना और शेल समूह की भिन्नता के आधार पर, ठीक है ना। भूवैज्ञानिक संरचना और शेल समूह की भिन्नता के आधार पर इसके 3 भाग अपने कर लिए। 3 कौन कौन से किए? तो मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय खंड, ठीक है, हिमालय और अन्य प्रायद्वीपीय पर्वत, और तीसरा सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। सबसे पहले बात करते हैं प्रायद्वीपीय 1 नंबर वाला जो भाग इसकी। तो प्रायद्वीपीय खंड जो है यह खंड पश्चिम में राजस्थान का मरुस्थल यहाँ से स्टार्ट होता है। पश्चिम में राजस्थान का जो मरुस्थलीय प्रदेश है यहाँ से स्टार्ट होता है। अरावली गंगा नदी के समानांतर राजमहल की पहाड़ियाँ, छोटा नागपुर का पठार, गंगा का डेल्टा, असम का कार्बी एंगलोंग पठार, मेघालय का पठार भी इसी का हिस्सा माना जाता है। अब इसको थोड़ा मानचित्र में अपन देखेंगे ना तब हमारे थोड़ा सा ये समझ में आएगा, है ना। तो मानचित्र में यदि इसको अपन देखते हैं तो एक मानचित्र लेते हैं इसका अपन, तब हमें, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ अपन देखेंगे इसको तब समझ में आएगा मानचित्र के अंदर कि इसका विस्तार कहाँ से है। ठीक है, ये मानचित्र ले लिया मैंने। अब इस मानचित्र में अपन देखेंगे प्रायद्वीपीय जो पठार मुख्य रूप से है उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय पठार पहला वाला जो भाग है उसका विस्तार अपन देखेंगे। तो अपन देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार। अब यह अरावली यहाँ अपन देखते हैं गुजरात से यहाँ एक पर्वत श्रेणी मुख्य रूप से चलती है, तो दिल्ली तक मुख्य रूप से फैली हुई है। तो ये पर्वत श्रेणी मुख्य रूप से कौन सी है? अरावली, ठीक है ना। तो ये अरावली भी आती है इसमें। तो यहाँ से अपन देखेंगे तो पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश है ना वो भी इसी का हिस्सा है, यानी ये मरुस्थलीय प्रदेश भी इसी का हिस्सा है। फिर दिल्ली आ गई, फिर गंगा नदी जो है उसका मैदान यहाँ से मुख्य रूप से गंगा का मैदान है। तो गंगा नदी के समानांतर मुख्य रूप से ये इसकी सीमा चलती है ना, गंगा के समानांतर। फिर यहाँ राजमहल की पहाड़ियाँ आ गई, कौन सी? राजमहल, राजमहल की पहाड़ियाँ आ गई। फिर यहाँ से अपन देखेंगे तो मेघालय का पठार, यहाँ ये वाला भाग मेघालय पठार, ठीक है। और यहाँ असम में कार्बी एंगलोंग का पठार, कार्बी, ठीक है, एंगलोंग, तो ये भी यहीं पे है। तो मुख्य रूप से यहाँ से लेकर के अपन देखेंगे तो ये पूरा का पूरा प्रदेश है। इसका नाम दे दिया अपन ने क्या? प्रायद्वीपीय खंड। क्या नाम दे दिया? प्रायद्वीपीय खंड, ठीक है ना। तो पहला भाग ये है जो प्राचीन गोंडवाना, ये किसी से बना हुआ है? गोंडवाना सेलों से, प्राचीन गोंडवाना सेलों से इसका निर्माण हुआ है, समझ गए। तो यहाँ से इसका निर्माण हुआ है, ये प्राचीन शैलों से बना हुआ प्रमुख प्रदेश है। अब चलते हैं आगे अपन, तो इस मानचित्र को अपन और भी आगे यूज करते रहेंगे। ठीक है, अब चलते हैं अपन वापस अगले अपने पेज पर। तो ये पेज जिस पर अपन पढ़ रहे थे वहाँ चलते हैं, यहाँ पढ़ रहे थे अपन, ठीक है। ये लो जी, तो यहाँ पढ़ रहे थे, इसको फुल स्क्रीन कर ले। चलो जी, कर लिया। अब एक शब्द आता है, देखो, मालदा भ्रिंस। क्या शब्द आया है? मालदा भ्रिंस। तो मालदा भ्रिंस की जब बात आती है तो मुख्य रूप से मालदा भ्रिंस जो है
वो क्या करता है। तो मालदा भ्रंश जो है किसे कहते हैं, कहाँ किस स्थान पे है, तो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है ना, प्रायद्वीपीय भाग जो है, यहाँ अपन देखते हैं कि फिर यहाँ से ये पूर्वी पहाड़ियाँ शुरू हो जाती है और ये निम्न भूमि है जहाँ आकर के गंगा भी गिरती है, इधर से ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर के यहाँ डेल्टा बनाती है और यहाँ बांग्लादेश भी है। तो यह जो भ्रंश है ये निम्न भाग है, निम्न भाग है, ठीक है, जहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र अपना डेल्टा बना करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस भाग को मुख्य रूप से कहते हैं मालदा भ्रंश। यह है मालदा भ्रंश। भ्रंश का मतलब होता है खाई। भ्रंश का मतलब क्या होता है, इसको यदि अपन देखते हैं तो इसका मतलब होता है खाई या निम्न भूमि, निम्न खाई या निम्न भूमि, ठीक है ना, इसको कहते हैं। तो मालदा भ्रंश समझ गए। तो चले आगे, चलो भाई चलो चलो चलो। फिर उत्तर पूर्व में स्थित कार्बी एंगलोंग, ये असम के अंदर है, कार्बी एंगलोंग असम। मेघालय का पठार किसी का भाग है, प्रायद्वीपीय खंड का ही भाग है मेघालय का पठार। पूछा गया था आरपीसी के द्वारा इस भाग को कि प्रायद्वीपीय पठार जो मुख्य रूप से गारो खासी जयंती की पहाड़ियाँ वाला जो क्षेत्र है ये किसका हिस्सा है, तो ये मुख्य रूप से मालदा भ्रंश का, सॉरी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। छोटा नागपुर का पठार जो मुख्य रूप से अपना बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है, से मालदा भ्रंश इस इलाकाती पश्चिम बंगाल में स्थित अलग करती है। किसको, मेघालय पठार को, छोटा नागपुर के पठार को मालदा भ्रंश है, कार्बी एंगलोंग मेघालय पठार है, उसको छोटा नागपुर पठार से अलग करती है मालदा भ्रंश, ये निम्न भूमि क्षेत्र। फिर आती विशेषता प्रायद्वीपीय खंड की। इसकी क्या विशेषता है कि प्रायद्वीपीय पठार ग्रेनाइट और नाइस शिलों से बना हुआ है। यहाँ क्योंकि प्राचीन शिलें हैं, मैग्मा के ठंडा होने से ग्रेनाइट शिलों का निर्माण हुआ है। शेल मैंने क्लास विस्तार से डाल दी है शेल के बारे में, और विशेष रूप से शेलों के लिए आग्नेय शेल जो है उनकी विस्तार से अपने, जैसे चाहे पेगमेटाइट हो, चाहे ग्रेनाइट हो, चाहे ग्रेबो हो, सबकी क्लास विस्तार से मैंने डाल दी है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी क्लास है। फिर अब प्रायद्वीपीय पठार कैम्ब्रियन कल्प का काल माना जाता है। किस कल्प का माना जाता है, कैम्ब्रियन, ठीक है। कैम्ब्रियन, जैसे अरावली की बात आती है ना, उसको तो अपन कहते हैं प्री कैम्ब्रियन, है ना, प्री कैम्ब्रियन कहते हैं इसको, तो कि ये प्रेम कैम्ब्रियन काल की है अरावली। लेकिन प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जाता है कैम्ब्रियन कल्प का है, इस यानी इससे पहले की विशेष जानकारी हमारे पास में है नहीं, ठीक है ना। तो ये कैम्ब्रियन काल का मुख्य रूप से इसको माना जाता है मालदा भ्रंश, ठीक है। फिर अपन देखेंगे आगे, प्रायद्वीपीय पठार कैम्ब्रियन कल्प का माना जाता है। अब देखो यहाँ पे है सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत, तो सतपुड़ा यहाँ पे पर्वत श्रेणी है जो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। अब प्रत्येक पर्वत श्रेणी जो है अपन मानचित्र में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अरावली भी यहाँ पे है, नाला मल्ला पहाड़ी है, जावादी है, वेलिकोंडा, पालकोंडा, महेंद्रगिरी अवशिष्ट पर्वत श्रेणियों के उदाहरण है। अवशिष्ट होता है कोई भी पहाड़ी है, लगातार अपरदन हुआ तो उसके बाद कुछ भाग शेष बच गया। तो प्राचीन समय की प्रायद्वीपीय पहाड़ियाँ हैं, लगातार हवा के पानी से, बरसात के अपरदन से ये कट करके नीचे होती चली गई, है ना, तो कुछ शेष भाग बचा है ना, तो अवशिष्ट भाग बचा है। तो अवशिष्ट भाग बचा है इसीलिए इनको अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है, ठीक है। तो अरावली भी अवशिष्ट का उदाहरण है, नल्लामाला है, जावादी है, वेलिकोंडा है, पालकोंडा है, महेंद्रगिरी है ना, सब श्रेणियाँ अवशिष्ट पर्वत श्रेणियों का हिस्सा मानी जाती है। अब प्रत्येक श्रेणी कहाँ पे है तो इसके बारे में भी अपन विस्तार से मैं आपको भी बता दूंगा। मानचित्र में इनको देखते हैं कि ये प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ, इनकी अवस्थिति कहाँ कहाँ है। हिमालय पर्वतमाला की भूवैज्ञानिक संरचना तरुण, दुर्बल, लचीली। भाई हिमालय तो बाद में बना ना, तो विवर्तनिक दृष्टि से ये सक्रिय है क्योंकि इसका निर्माण तो आज भी जारी है। अपन बहुत जगह अपन पढ़ते हैं, कई विद्वान बताते हैं जो माउंट एवरेस्ट है ना अपना, उसकी ऊंचाई जो है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो मुख्य रूप से है वो 8,848 मीटर मानते हैं, लेकिन आजकल नई ऊंचाई होकर के 8,850 मानने लगे, ये ऊंचाई मानने लगे। इसका मतलब इसका विस्तार आज भी है, और भूगर्भ की दृष्टि से इसको अपन देखते हैं ना तो ये आज भी कैसा है, सक्रिय है। कैसा है, सक्रिय भाग है, ठीक है ना, भूगर्भ की दृष्टि से आज भी कैसा है, सक्रिय भाग है, ठीक है। फिर है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदान का निर्माण हिमालय पर्वत से निकलने वाली जो नदियां हैं उनके द्वारा। हिमालय से नदियां निकलती है मुख्य रूप से, चाहे सिंधु की बात कर लो, गंगा, ब्रह्मपुत्र,
है ना, ये अपने अवसाद के निक्षेप से मुख्य रूप से मैदान का निर्माण करती है। तो ये तीसरे चरण में लगभग 4.6 करोड़ वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ, ऐसा माना गया है। यानी सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान का निर्माण 4.6 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ, ऐसा माना गया है। अब देखते हैं इसके अंदर मुख्य रूप से अपन आप देखोगे तो मानचित्र में प्रमुख पहाड़ियाँ जो है उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी पहाड़ी कहाँ पे मुख्य रूप से अवस्थित है। मानचित्र देखते हैं, आ जाएगा, अभी आ जाएगा, चिंता मत करो आप, चिंता मत करो, ये आ जाएगा। तो अब यहाँ प्रायद्वीपीय पहाड़ श्रेणियाँ है प्रमुख में, मैंने कहा था कि ये पश्चिम मरुस्थलीय भारतीय मरुस्थल है, यहाँ से लेकर के ये पूरा प्रायद्वीपीय हिस्सा, ये दिल्ली से लेकर के, ठीक है ना, ये छोटा नागौर पठार है, ये पूरा का पूरा गारो खासी है, असम के कार्बी आंगलोंग है, ये सब पूरा का पूरा ऐसा किस है प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा माना गया है। तो यहाँ प्रमुख जैसे कि राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से यहाँ जो पर्वत श्रेणी है उसका नाम है जो दिल्ली तक फैली है, अरावली पर्वत श्रेणी है ना। उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं कि ये मालवा का पठार आता है ना, यहाँ बुंदेलखंड का पठार आता है, यहाँ बघेलखंड का पठार आता है। अब बुंदेलखंड बघेलखंड के बीच में ये कैमूर पर्वत श्रेणी आती है, कैमूर श्रेणियाँ। तो ये जो श्रेणी आती है ना, कैमूर श्रेणी है ना, तो ये विंध्याचल श्रेणी, यहाँ पे जो प्रमुख पर्वत श्रेणी मुख्य रूप से कौन सी है, विंध्याचल। तो ये किसका हिस्सा है, विंध्याचल का, किसका हिस्सा है, विंध्याचल का। तो यहाँ यदि मैं बना दूँ पहाड़ियाँ, तो यहाँ अपन इस प्रकार की पर्वत श्रेणी यदि चलते हैं तो ये काफ़ी कैमूर पहाड़ियों तक फैली हुई है। तो ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, कौन सी है, विंध्याचल, ठीक है ना। तो आप ये विंध्याचल, तो यहाँ से स्टार्ट होकर ये काफ़ी लंबी चौड़ी पर्वत श्रेणी है, विस्तार से पढ़ेंगे प्रत्येक को बारे से। इसके दक्षिण में यहाँ सतपुड़ा है, दोनों के बीच में मध्य भ्रंश घाटी से यहाँ एक नदी बहती है, और उस नदी का नाम मुख्य रूप से कौन सी है, नर्मदा। यहाँ जो नदी इस रूप में बहती है ना, इसका नाम है नर्मदा, ठीक है। उसके बाद में इसके दक्षिण में जो नदी मुख्य रूप से बहती है ये सतपुड़ा है। सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण के अंदर यहाँ सतपुड़ा का ही भाग है, महादेव की पहाड़ियाँ आती है। फिर अपन महाराष्ट्र में अजंता श्रेणी आती है, या अपना सह्याद्री पर्वत आ गया, अजंता है, सतमाला श्रेणी मुख्य रूप से है। तो ये वाला भाग है, इसको पश्चिमी घाट का हिस्सा है, जिसको सह्याद्री बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, सह्याद्री, ठीक है, पर्वत। तो महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट सह्याद्री कहलाता है। इधर आगे अपनी सतपुड़ा श्रेणी आ जाती है मुख्य रूप से। फिर आगे अपन चलते हैं तो यहाँ बघेलखंड है, यहाँ मेकाल श्रेणी है, फिर छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, छोटा नागपुर का पठारी प्रदेश। और इसी पठारी प्रदेश में यहाँ आपको विभिन्न पहाड़ियाँ भी नजर आएगी। फिर अपन चलते हैं आगे, ये छत्तीसगढ़ का पठार आ गया, ठीक है। फिर आगे अपन दक्षिण में चलते हैं, थोड़ा सा दक्षिण में चलेंगे तो यहाँ देखो आप को पहाड़ियाँ, ये पश्चिमी घाट है, पूरा पूरा यहाँ से स्टार्ट होता है, पूरा पूरा पश्चिमी घाट है। और दोनों पूर्वी और पश्चिमी घाट जहाँ आपस में मिलते हैं, है ना, ये पहाड़ी क्षेत्र यहाँ पे जहाँ पर पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं, इसको नीलगिरी कहा जाता है, आपको पता ही है, नीलगिरी, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ नीलगिरी के दक्षिण में यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं, इसको आपको पता है अन्नामलाई कहा ही जाता है ना। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, 2695 मीटर, 2695 मीटर है यहाँ पे है। फिर यहाँ आगे अपन चलते हैं केरल के अंदर, है ना, यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं, जिसको हम कार्डामम या इलायची की पहाड़ियाँ भी कहते हैं, यहाँ की पहाड़ियाँ कार्डामम या इलायची पहाड़ियाँ, ठीक है, यहाँ पे है। फिर जैसे कि अभी मैंने नाम लिया था यहाँ पे कि यहाँ नल्लामाला पर्वत श्रेणी है, ठीक है ना, नीलगिरी आ गई, वेलकोंडा है, पालकोंडा, ये पर्वत श्रेणियाँ यहाँ पे मुख्य रूप से आपको नजर आएगी। प्रत्येक की अपन विस्तार से चर्चा करेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो चलो आप इस अपने बिंदु पे चलो ताकि याद रहे, अपन जहाँ चर्चा करे थे वहीं चलते हैं वापस, यहाँ जाओ आगे, चलो जी। अब जलोढ़ मैदान की बात कर रहे हैं, तो जब भारत का जो जलोढ़ मैदान मुख्य रूप से है उसकी गहराई, ये पूछा था प्रश्न कि जलोढ़ मैदान की गहराई कितनी है, तो गंगा नदी का है, ब्रह्मपुत्र द्वारा जो जलोढ़ निक्षेप करके ये मैदान बनाया गया है। इस जलोढ़ मैदान का जो उत्तर का विशाल मैदान, इसमें जो अवसादों की गहराई कितनी है, तो 1000 से 2000 मीटर यहाँ पे जलोढ़ निक्षेप है। कितना है जलोढ़ निक्षेप, कितना है, 1000 से 2000 मीटर,
ठीक है ना। तो 1000 से 2000 मीटर क्या है, जलोढ़ निक्षेप है। ठीक है। तो वृहद हिमालय को केंद्रीय अक्षीय श्रेणी कहा जाता है, क्योंकि वृहद हिमालय है जो केंद्रीय अक्षीय श्रेणी के रूप में जाना जाता है। यानी बेसिक जानकारी फिर अपन विस्तार से प्रत्येक भाग को पढ़ेंगे। हिमालय की कुल लंबाई पश्चिम पूर्व 2500 किलोमीटर मानी गई है और उत्तर दक्षिण चौड़ाई जो है 160 से 400 किलोमीटर मानी गई है। ठीक है ना। हिमालय जो मुख्य रूप से इस रूप में फैला हुआ है ना, इस रूप में लंबा चापाकार है, तो ये 2500 किलोमीटर है। इस साइड में तो अपन बात करेंगे भारत में, है ना, इस भाग तो कहीं पे ये 400 है चौड़ा, कहीं 160 है ना, तो कहीं ज़्यादा है कहीं पे कम है। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। अब चलते हैं भारत के प्रमुख भौतिक प्रदेश। तो भारत को मुख्य रूप से कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, तो भारत को मुख्य रूप से 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। कितने भागों में, 6 भागों में। 6 भाग कौन कौन से हैं, जैसे कि पहला भाग आता है उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, उत्तरी व उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। दूसरा भाग आता है उत्तरी भारत का मैदान, है ना। तीसरा आता है प्रायद्वीपीय पठार। चौथा आता है भारतीय मरुस्थल। पांचवा आता है तटीय मैदान और छठा आता है द्वीप समूह। ठीक है, द्वीप समूह। अब इनको भी थोड़ा सा अपन ध्यान से देखेंगे ना, तो उत्तर का जो विशाल मैदान है इसका विस्तार लगभग ये आता है 5 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है। 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है। और यदि बात आती है उत्तरी विशाल मैदान की, तो मैंने कहा उत्तर का विशाल मैदान जो है 5 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है ना। फिर बात आती है प्रायद्वीपीय पठार की, जो सबसे बड़ा भाग है मुख्य रूप से। एक मिनट, कहाँ चली दिमाग कहाँ चला गया। हाँ, तो ये हो गया ना, उत्तर उत्तर पूर्वी पर्वतमाला 5 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है। और फिर आता है अपना उत्तर का विशाल मैदान, तो ये भी लगभग इतना सही है ना। इसकी लंबाई चौड़ाई मुख्य रूप से आती है, इसका कुल 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर इतने प्रदेश में फैला हुआ उत्तर का विशाल मैदान। 5 लाख में उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। फिर प्रायद्वीपीय पठार सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, जो लगभग आता है ये, जो प्रायद्वीपीय पठार की बात आती है तो 16 लाख वर्ग किलोमीटर में, 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है, प्रायद्वीपीय पठार। पूछ लिया था कि इस क्रम भी पूछ ले, तो सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय पठार है। दूसरा स्थान उत्तर के विशाल मैदान का है। तीसरा स्थान उत्तर पूर्वी पर जो अपना पर्वतमाला है उसका है। फिर आता है पश्चिमी प्रायद्वीपीय पठार में आता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो ये तो अपन पढ़ते हैं लगभग 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर में, 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर में मुख्य रूप से ये फैला हुआ है। ठीक है ना, 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। फिर तटीय मैदान और द्वीप समूह है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये सबसे बड़ा कौन सा हो गया, प्रायद्वीपीय पठार। दूसरा स्थान उत्तर का विशाल मैदान। तीसरा स्थान उत्तर पूर्व की पहाड़ियाँ। और मुख्य रूप से चौथा स्थान 3.5 लाख भारतीय पश्चिमी विशाल मरुस्थल, है ना। तो ये बिंदु जो मुख्य रूप से हैं आपको मिलेंगे एनसीईआरटी की बुक, जो आरबीसी सिलेबस में चल रही है ना, उसके अंदर यहाँ मुख्य रूप से ये सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे, तो आप देख लेना चाहिए। सॉरी, ये तो लिख ही देते हैं ना, 16 लाख सबसे बड़ा। अब बात करते हैं हिमालय पर्वतीय प्रदेश की। हिमालय पर्वतीय प्रदेश की चर्चा कर लें तो हिमालय पर्वतीय प्रदेश मेरे दोस्तों, हिमालय पर्वतीय प्रदेश जो है वो भारत का सबसे सुदूर उत्तर में फैला हुआ प्रमुख भौतिक प्रदेश है। तो हिमालय पर्वत, हिमालय की समानांतर श्रेणियां मुख्य रूप से, तो हिमालय की 4 प्रमुख समानांतर श्रेणियां आती है एनसीईआरटी के अंदर अपन पढ़ते हैं। तो एक तो आता है पार हिमालय, फिर उसके बाद में आता है वृहद हिमालय, उत्तर से दक्षिण देख रहे हैं अपन, उत्तर से दक्षिण देख रहे हैं। तो फिर आता है वृहद हिमालय, फिर आता है बीच में मध्य हिमालय जिसको अपन लघु भी कहते हैं, है ना, लघु हिमालय भी कहते हैं। फिर आती है शिवालिक श्रेणियाँ जो सबसे दक्षिणी पहाड़ी हिमालय का हिस्सा है। और उत्तर से यदि पश्चिम की ओर अपन चलेंगे दक्षिण पूर्व दिशा में, मुख्य रूप से इसका जो विस्तार है वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व ये फैला हुआ इस रूप में, है ना, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व इस प्रकार से ये फैला हुआ है। ठीक है, तो इस रूप में ये फैला हुआ है। तो सबसे पहले बात है अपना पार हिमालय। चलो मानचित्र इसका देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा अपन, ताकि आपको पता भी तो चले ना।
कि हमने क्या पढ़ा है। तो इसको मानचित्र के अंदर अपन देखते हैं। ये हिमालय पर्वत जो है उसकी अपन चर्चा करते हैं। चलो जी, अब इसमें अपन देखेंगे कि हिमालय पर्वत श्रेणी जो है उसमें मुख्य रूप से, अब देखो यहाँ यदि अपन बढ़ेंगे ना तो कंटिन्यू जो पहाड़ियाँ मिलेगी आपको, यहाँ से अपन चलेंगे तो यहाँ आपको कंटिन्यू पहाड़ियाँ जो मिलेगी जिसको पार हिमालय कहेंगे अपन। क्या कहेंगे? पार हिमालय। उसके बाद में दूसरी इसकी श्रेणी मिलेगी जो ये काफ़ी लंबी श्रेणी, पर्वत श्रेणी काफ़ी दूर तक नेपाल में काफ़ी दूर तक जाएगी, जिसको अपन कौन सा करेंगे? वृहत हिमालय कह देंगे, वृहत हिमालय। ठीक है। उसके बाद में तीसरी पहाड़ियाँ जो है इसके साथ साथ भी इसके समानांतर यहाँ चली रही है, तीसरे प्रकार की पहाड़ियाँ जो है, ठीक है ना, तो इसको अपन मुख्य रूप से क्या कह देंगे? लघु हिमालय। ठीक है। और फिर अंत में यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं, सबसे दक्षिणी पहाड़ियाँ मुख्य रूप से है, इनको अपन कहेंगे शिवालिक। शिवालिक। ठीक है। तो चार भाग इसके आपको मिलेंगे। सबसे उत्तर में, तो उत्तर से दक्षिण कई बार क्रम पूछ लेते हैं कि उत्तर से दक्षिण क्रम बताओ, तो पार हिमालय, वृहत हिमालय, लघु हिमालय, फिर शिवालिक, है ना। लघु को मध्यम भी कहते हैं, अभी मध्यम नाम आया था ना, तो मध्यम भी इसको कहते हैं, आप जो याद रख लेना भाई साथियों। ठीक है। तो लघु को मध्यम भी कहा जाता है। इसके अलावा इस भाग के अंदर मुख्य रूप से, इस भाग के अंदर यदि अपन देखेंगे हिमालय को ध्यान से यदि पढ़ेंगे अपन, तो यहाँ इस वाला भाग जो है ना, यहाँ वाला, यहाँ अपन देखेंगे तो काफ़ी ऊंचा प्रदेश इसका है, यहाँ वाला, जिसको अपन मुख्य रूप से इसको पामीर का पठार कहते हैं। पामीर गांठ, जो विश्व की सबसे ऊंचा पठार है, पामीर वाला ये। ठीक है। फिर पाकिस्तान में इधर अपन चलते हैं तो इस पामीर से जुड़ी हुई ये पहाड़ियाँ हैं जिसको हिंदू कुश कहते हैं। फिर अपन इस साइड में यदि अपन चलते हैं तो आगे जाकर के ये पार हिमालय की श्रेणियाँ आपको मिलेगी, है ना। और कुनलुन श्रेणी जिसको कहा जाता है, कुनलुन, है ना, ये श्रेणी यहाँ आपको मिलेगी। तो अब देखा विस्तार से प्रत्येक को भी देखते हैं, अब समझ में आ ही जाएगा आपके कि प्रत्येक को बारी बारी से अपन देखेंगे ना तो इजीली आपको समझ में आएगा। चलो, तो पार हिमालय की सबसे पहले चर्चा अपन करते हैं। तो ये हिमालय का उत्तर का भाग है जिसमें महत्वपूर्ण पर्वत लद्दाख और जास्कर, दो श्रेणियाँ यहाँ पे मिलती है। महत्वपूर्ण पर्वत है मुख्य रूप से अपने लद्दाख क्षेत्र में, है ना, जम्मू कश्मीर वाला जो इलाका है यहाँ ये फैला हुआ है। तो महत्वपूर्ण पर्वत यहाँ मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं? तो लद्दाख और जास्कर श्रेणी यहाँ मिलती है। जैसे लद्दाख है, जास्कर है, सबसे उत्तरी उत्तर वाला जो भाग है जिसको अपन कराकोरम बोलते हैं, है ना। तो कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये क्रम अपन देखेंगे ना उत्तर से दक्षिण एक श्रेणियों का, तो कराकोरम, फिर आता है लद्दाख, फिर आती है जास्कर, फिर आती है पीर पंजाल। कई बार ये पूछ लेते हैं भाई, है ना, ये पूछ लेते हैं कि इनका क्रम बताओ उत्तर से दक्षिण सही कौन सा है। कभी इसको 1 नंबर रख दिया, कभी इसको 2 नंबर रख दिया, कभी इसको, और फिर ये तो ये सही क्रम हो गया, फिर ऊपर नीचे कर दिया इनको, है ना। कभी इसको ऊपर ले गए, कभी इसको ऊपर ले गए, इस प्रकार से ऊपर नीचे कर दिया, तो हम तो कन्फ्यूज़ हो गए, और ये कैसे हो गया भाई, अब कैसे बताएंगे इसको। तो ये क्रम है इनका, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखना। फिर अपन चलते हैं, इसकी चौड़ाई 40 किलोमीटर है। किसकी? पार हिमालय की चौड़ाई 40 किलोमीटर है। और यहाँ 33 सागर के अवशेष पाए जाते हैं जो जिसमें यहाँ जीवाश्म पाए जाते हैं, और इसके नीचे की जो शैलें हैं उसमें ग्रेनाइट खूब सारा पाया जाता है। अब यहाँ पर 33 सागर के अवशेष, ऐसा माना जाता है कि वर्तमान में आज जो हिमालय है इसके बीच बीच में अपन देखते हैं कि यहाँ पहले यहाँ पे एक 33 भूषणति थी, 33 भूषणति। भूषणति होता है कि वो निम्न भाग जिसमें जल भरा हो, और धीरे धीरे इसमें नदियाँ आकर के इसमें गिरती थी, और नदियाँ चारों से गिर करके इस भाग में अवसाद या तलछट जिसको बढ़ती चली गई। कालांतर में संपीड़न हुआ, और संपीड़न के कारण मुख्य रूप से प्लेट एक दूसरे की ओर खिसकी, तो इसमें जो भी मलबा भरा हुआ था वो अंदर का मलबा जो है वो वलित होकर के क्या हो गया,
ऊपर उठ गया और इस वलन से मुख्य रूप से हिमालय का निर्माण हो गया, ऐसा माना गया है। इसी वलन से हिमालय का निर्माण हुआ, ऐसा माना गया है। ठीक है ना। तो वलित होने से इस हिमालय पर्वत जो है उसकी उत्पत्ति हुई है, तो ऐसा अपन मानते हैं, है ना। क्योंकि अनुमान है भाई, हिमालय जब उत्पन्न हुआ तब कोई था ही नहीं, ना तो आप थे न मैं था। ये तो सिर्फ विद्वान ही भी जो बात आज बता रहे वो भी तो उपस्थित नहीं थे ना। ठीक है ना। तो ये क्या है, एक अनुमान के अनुसार। फिर आता है अगला बिंदु, दूसरा भाग, पार हिमालय के बाद में दीर्घ या वृहत हिमालय, जिसको ग्रेटर हिमालयाज भी कहा जाता है। इसकी विशेषता क्या है कि हिमालय का यह भाग लघु व ट्रांस हिमालय के मध्य स्थित है, जो लघु हिमालय से मुख्य केंद्रीय भ्रंश से अलग होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक श्रेणी आप कंटिन्यू चलते हैं तो ये हो गया पार हिमालय, बीच में जो भाग है इसका नाम हो गया वृहत हिमालय, और यहाँ वाली जो श्रेणी आती है जिसका नाम हो गया लघु हिमालय। अब इन दोनों के बीच में जो भ्रंश है, ये जो खाई आपको नज़र आ रही है, ये वाली खाई, तो इसका नाम मुख्य रूप से अपन ने क्या दे दिया, मुख्य केंद्रीय भ्रंश, है ना। ये वाला ये नाम इसका दिया है। यहाँ बीच में जो खाई नजर आएगी दोनों पहाड़ियों के बीच में, सतत जो पहाड़ियाँ हैं वृहत और लघु के बीच में, तो इसको बोलते हैं मुख्य केंद्रीय भ्रंश। भ्रंश का मतलब मैंने कहा था निम्न भूमि या खाई वाला क्षेत्र, निम्न भूमि या खाई वाला क्षेत्र। ठीक है। उसके बाद आता है दीर्घ हिमालय की चौड़ाई 25 किलोमीटर, ऊंचाई लगभग, औसत ऊंचाई पूछ ले, बहुत बार पूछ लेते हैं, तो 6100 मीटर के आसपास में, यानी 6100 मीटर के आसपास में इसकी ऊंचाई। और ये सतत श्रेणी है, लगातार कंटिन्यू है, इसमें बीच में कोई गैप बहुत कम है। और विश्व के जितने भी ऊंचे पर्वत है, विश्व के जितने भी ऊंचे पर्वत शिखर है, जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर अपना विश्व का है, सबसे ऊंचा आपने पढ़ा भी है, सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट, ये तो है 8848 मीटर। और कई आजकल नई किताबें आ रही है उसमें 8850 भी आ रहे, तो कन्फ्यूज मत हो जाना, मैंने कहा ना सबसे ऊंचा है। इसके अलावा कंचनजंगा है, नंगा पर्वत है, मक्कालू है, चौओया है, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, कामट है, बद्रीनाथ है, नंदा देवी है, नामचा बरवा है, त्रिशूल है। तो ये सभी के सभी भाग जो है मुख्य रूप से किस में है, वृहत हिमालय में है। ठीक है ना। और कराकोरम हिमालय, और इसी भाग में कराकोरम हिमालय, है ना, अभी मैंने बताया ना कंटिन्यू श्रेणियाँ, तो उसमें कराकोरम हिमालय वाला जो क्षेत्र है, तो इसमें सभी श्रेणियाँ इसी कराकोरम श्रेणी के अंदर मुख्य रूप से या वृहत हिमालय के अंदर मुख्य रूप से पाई जाती है ना। तो ये चोटियाँ कहाँ है, किस भाग में कौन सी चोटी, विस्तार से अपन जानेंगे, आप चिंता मत करना। प्रत्येक भाग को अपन विस्तार से देखेंगे कौन सी चोटी किस राज्य के अंदर है, राज्य बताऊंगा और ऊंचाई भी बता दूंगा। यहाँ आग्नेय कायांतरित चट्टानें पाई जाती है। अब देखो हिमालय ग्रेनाइट से बना हुआ है, तो आग्नेय सेल, ग्रेनाइट आग्नेय सेल का उदाहरण है, आपने मेरी क्लास देखी है वो, तो है ना। तो आग्नेय कायांतरित सेल होती है, रूपांतरित, जो तापदाब परिवर्तन से सेल का रूप परिवर्तित हो जाता है, या फिर लावे के संपर्क में मुख्य रूप से जो आग्नेय सेल अवसादी आती है, तो गर्म तापमान के लावे के संपर्क में आने से उसका कायांतरण हो जाता है, जैसे सेल से सिस्ट बनता है ना। तो स्लेट से सिस्ट बनता है, सिस्ट जो है, तो यहाँ मुख्य जो आग्नेय सेलें मिलती है, इसमें ग्रेनाइट मिलती है, सिस्ट मिलती है और नाइस मिलती है ना। ग्रेनाइट, सिस्ट और नाइस मिलती है मुख्य रूप से किसमें, वृहत हिमालय में। वृहत हिमालय में कुछ जनजातियां निवास करती है अपन हिमाचल प्रदेश में, जैसे कि भोटिया समुदाय जो खानाबदोश जीवन यापन करते हैं। अब यहाँ पे भोटिया समुदाय है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश के अंदर, जम्मू कश्मीर में जैसे गुज्जर निवास करते हैं, गुज्जर। एक जनजाति यहाँ रहती है बकरवाल हिमाचल प्रदेश में, है ना। एक निवास करती है भोटिया, है ना। तो गुज्जर, बकरवाल, भोटिया, गद्दी समुदाय, गद्दी समुदाय, ये सब जनजातियाँ यहाँ क्या करती है, ऋतु प्रवास करती है, यानी पशुओं को लेकर, जैसे बरसात शीतकाल शुरू होता है तो ये अपने पशुओं को लेकर के निम्न घाटियों में आ जाते हैं, यानी ऋतु प्रवास करते हैं। और जैसे ही वापस ग्रीष्म ऋतु शुरू होती है, वो शीतकाल का एंड होता है, उसके साथ ही ये अपने पशुओं को लेकर के वापस कहाँ चले जाते हैं, पहाड़ों के ऊपर चले जाते हैं।
जैसे ही बर्फ़ हटती है तो बुग्याल, घास के मैदान। बुग्याल मुख्य रूप से यहाँ पे क्या है, घास के मैदान। तो ये घास के मैदान है, ऊपरी भाग में मुख्य रूप से जो घास ग्रोथ करती है तो बुग्याल घास के मैदान तैयार हो जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। बुग्याल क्या है, तो वृहत हिमालय की ऊंचाई पाए जाने वाले घास के मैदान, बहुत महत्वपूर्ण है। आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, है ना। तो ये था अपना वृहत हिमालय। फिर तीसरा जो पार्ट आता है वो आता है अपना लघु हिमालय। अगला आता है लघु हिमालय, ठीक है। तो लेसर हिमालय कौन सा है, इस हिमालय की औसत चौड़ाई जो है वो 80 किलोमीटर है। प्रत्येक की दी है मैंने, औसत ही चौड़ाई इसकी कितनी है, 80 किलोमीटर है, ठीक है। और इसकी औसत ऊंचाई 1300 मीटर से 1500 मीटर। इसका मतलब वृहत हिमालय सबसे ऊंचा है, जिसकी ऊंचाई 6100 मीटर थी वृहत की, तो वो वृहत तो सबसे ऊंचा हो गया ना, है ना। और सबसे अधिक ऊंची चोटियां भी वृहत हिमालय में है, चाहे कंचनजंगा की बात कर लो, चाहे माउंट एवरेस्ट की बात कर लो, चाहे नंदा देवी की बात कर लो, है ना, चाहे नंगा पर्वत की बात कर लो, सभी चोटियां वृहत हिमालय के अंदर है जो काफ़ी ऊंची है ना। तो सबसे ऊंचा भाग मुख्य रूप से कौन सा है, वृहत हिमालय के अंदर, ठीक है। लेकिन अपन लघु हिमालय में आते हैं तो इसकी जो ऊंचाई है वो चौड़ाई 80 किलोमीटर, औसत ऊंचाई 1300 से 1500 मीटर मानी गई है। अब यहाँ आते आते वो ग्रेनाइट में सेल, ग्रेनाइट है, सिस्ट है और स्लेट से बना हुआ था, नाइस से बना हुआ था। तो यहाँ आते आते इसमें जो सेल भी चेंज हो गई, इसकी सेल संरचना चेंज हो गई है। यहाँ परतदार सेलों का निर्माण हुआ है ना। अवसाद है यहाँ पे, अवसादी सेलें। कौन सी सेलों से बना हुआ है, अवसादी। तो अवसादी सेलों से मुख्य रूप से इसका निर्माण हुआ है। तो यहाँ पे अवसादी सेलों में क्या मिलती है, स्लेट मिलती है, लाइमस्टोन चूना पत्थर मिलता है, क्वार्जाइट मिलता है, आदि बना हुआ है, ठीक है। तो देखो लघु हिमालय इसका मतलब कैसा हो गया, ज़्यादा कठोर ना होकर के काफ़ी नरम हो गया ना। तो इसमें स्लेट है, चूना पत्थर और क्वार्जाइट। बहुत बार पूछ लेते हैं कि हिमालय जो लघु हिमालय है वो मुख्य रूप से निम्न चट्टानों से बना हुआ है, जिसमें यदि से स्लेट, चूना पत्थर, क्वार्जाइट दिया जाता है तो आप सही है। और यदि इसमें दिया जाता है कि वो ग्रेनाइट, है ना, और सिस्ट और नाइस दिया जाता है, नीच दिया जाता है, तो आप वृहत हिमालय में चले जाएंगे। लघु हिमालय शिवालिक श्रेणी से मेन बाउंड्री फॉल्ट से अलग होता है। अब देखो मेन बाउंड्री फॉल्ट, लघु हिमालय और वृहत हिमालय, इन दोनों के बीच में भी अपने फॉल्ट देखा अभी कि यहाँ इन दोनों के बीच में मुख्य रूप से जो फॉल्ट मैंने अभी बताया था, कौन सा फॉल्ट आया था, मुख्य केंद्रीय भ्रंश, यह आया था ना, मुख्य केंद्रीय भ्रंश, मेन सेंट्रल बाउंड्री, है ना, मेन सेंट्रल बाउंड्री। तो MCB ये भ्रंश था। और यहाँ अपन आते हैं तो यहाँ लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में जो आता है मेन बाउंड्री फॉल्ट, है ना। तो मेन बाउंड्री फॉल्ट, है ना, MBF, इसके द्वारा अलग होता है। मेन बाउंड्री फॉल्ट है, इन दोनों के बीच में जो खाई है इसको मेन बाउंड्री फॉल्ट कहा जाता है। अब महत्वपूर्ण चीज़ें लघु हिमालय में क्या क्या है, NCERT के अकॉर्डिंग अपन देख रहे हैं साथियों। यहीं से प्रश्न आते हैं बहुत सारे, लेकिन अपन इनको विस्तार से नहीं पढ़ पाते। दिक्कत ये होती है कि अपन सही ढंग से और विस्तार से पढ़ लेना तो बहुत शानदार क्लास है, ये किताबें हैं NCERT की। आप ये जरूरी नहीं कि मेरे से पढ़ो, लेकिन थोड़ा समझने के अंदर फ़ायदा मिल सकता है कि मैं आपको बहुत तरीके से, अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ, है ना। क्योंकि सारी इतनी PDF है नहीं, इतनी मेरे पास में थोड़ी सी बड़ी टीम नहीं थी, इस कारण से इसको मैं आपको बोर्ड पे बताता। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि क्लास जल्दी जल्दी रिपीट करके और आपका कोर्स जो है ना उसको थोड़ा सा नज़दीक ले आएँ, ताकि आप लेबर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड वाले हैं, फर्स्ट ग्रेड के वाले हैं, तो एक उनका रिवीजन भी साथ साथ में हो जाए। तो लघु हिमालय शिवालिक श्रेणी मेन बाउंड्री फॉल्ट से अलग होता है। फिर कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू कांगड़ा की घाटियाँ लघु हिमालय में। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ घाटियाँ हैं, कश्मीर घाटी किसमें है, लघु में, लाहौल स्पीति, है ना, कुल्लू कांगड़ा, है ना, लघु हिमालय की प्रमुख घाटियाँ हैं, जहाँ पे मुख्य रूप से प्रमुख शहर बसे हुए हैं, यहाँ लोग निवास करते हैं, है ना। कश्मीर घाटी आपको पता ही है, जहाँ पे श्रीनगर बसा है, प्रमुख शहर है, हैं। तो इन घाटियों में मुख्य रूप से घाटियाँ होती क्या है तो पता ना आपको, दो पहाड़ियों के बीच में निम्न भाग, जहाँ पे मुख्य रूप से पहाड़ों से आकर के मलबे का निक्षेप हो गया और ये काफ़ी समतल मैदान बन गया, है ना, समतल भाग, उपजाऊ भाग हो गया,
तो इसको मुख्य रूप से अपन घाटी कहते हैं। यहाँ लोग अपने आवास बना करके इस भाग में मुख्य रूप से यहाँ आवास बना करके रहने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये घाटी। उसके बाद में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड, इसी हिमालय के अंदर अपन चलेंगे। लघु हिमालय में तो मुख्य विशेष रूप से इसको हिमाचल हिमालय नाम आया ना, क्योंकि इसी पश्चिम से पूर्व अपन चलेंगे तो कश्मीरी हिमालय, हिमाचल हिमालय, हिमाचल व उत्तराखंड हिमालय, फिर नेपाल हिमालय, फिर भूटान हिमालय, फिर अपने अरुणाचल हिमालय, 5 भागों में इसको बांटते हैं। आजकल भारत में एनसीईआरटी वाले जो सिर्फ भारत का ही पैटर्न दे रखा है, तो उसमें उन्होंने नेपाल हिमालय और भूटान हिमालय को हटा रखा है यहाँ पर। लेकिन ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट की बात आ जाए, चाहे कामेट की बात आ जाए, चाहे कंचनजंगा की बात आ जाए, तो ये नेपाल हिमालय के प्रमुख भाग है, तो इनका भी ज्ञान जरूरी है अपने को ना। इसके अलावा लघु हिमालय को हिमाचल और उत्तराखंड में लघु हिमालय के अलग अपने स्थानीय नाम है। तो हिमाचल में इसको धौलाधर श्रेणी कहा जाता है, उत्तराखंड में इसको नागतिबा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, धौलाधर है ना। तो इसको मैं यदि हाईलाइट कर दूं तो कितना अच्छा लगेगा, यानी धौलाधर कहाँ पे, मुख्य रूप से हिमाचल के अंदर, और नागतिबा मुख्य रूप से कहाँ पर, तो नागतिबा उत्तराखंड के अंदर, नागतिबा है ना। तो आपको याद हो जाएगा, हिमाचल में धौलाधर श्रेणी, उत्तराखंड में नागतिबा श्रेणी, वो ही है। ठीक है, प्रसिद्ध फूलों की घाटी लघु हिमालय में स्थित है, फूलों वाली घाटी है ना, लघु हिमालय में स्थित है। कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू कांगड़ा घाटी लघु हिमालय में स्थित है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड आदि हिमाचल हिमालय में है। फिर इसका चौथा भाग आता है, जिसका नाम है शिवालिक। कौन सा है, शिवालिक श्रेणी। तो शिवालिक श्रेणी आता है चौथा भाग इसका मुख्य रूप से। तो शिवालिक शब्द का उत्पत्ति जो है, देहरादून के नज़दीक शिवमाला में पाए जाने वाले भूगर्भिक रचनाओं से मानी जाती है। देहरादून के पास में, उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड में देहरादून के पास में शिवामाला में पाए जाने वाले जो भूगर्भिक संरचनाएं हैं, उसके आधार पर इसका नाम शिवालिक श्रेणी रख दिया गया है। यह भाग उप हिमालय भी कहलाता है। अब शिवालिक को उप हिमालय भी कहा जाता है। इसके ऊपर वाला लघु हिमालय है ना, लघु हिमालय, इसके ऊपर वाला जो भाग था शिवालिक को उप भी कहते हैं। उसके ऊपर वृहत हिमालय था, है ना, वृहत या दीर्घ हिमालय, जो हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर से लेकर असम तक है। यानी ये शिवालिक श्रेणियाँ जो है मुख्य रूप से JNK से स्टार्ट होकर के मुख्य रूप से कहाँ तक फैली है, असम तक फैली है। और ये 8 से 45 किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ है। कितनी भाग में, 8 से 45 किलोमीटर। बहुत सी घाटियाँ जैसे देहरादून, पोर्टली, कोठरी, काठमांडू, चुम्बी और क्यारदा, ये घाटियाँ किस में है, शिवालिक श्रेणी के अंदर। यहाँ की चट्टानें किस काल की मानी गई है, तो अपर टर्सी युग की मानी गई है। किसकी है, अपर टर्सी युग, जो टेरिटरी युग है उसकी है। और यहाँ की सेलों में मुख्य रूप से मिलता है बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन मिलता है, चिकनी मिट्टी क्ले मिलती है, कॉन्ग्लोमेरेट और लाइमस्टोन चूना पत्थर मिलता है। तो औषधि सेलें यहीं पे है। इसका मतलब नीचे वाली दोनों पहाड़ियाँ, दक्षिण वाली जो है, चाहे वो अपने शिवालिक श्रेणी हो और चाहे लघु हिमालय हो, दोनों के मुख्य रूप से है सेलें कौन सी है, औषधि सेलें हैं। याद रखना, दोनों सेलें कौन सी है, औषधि सेलें हैं। ठीक है ना। दार्जिलिंग सिक्किम में हिमालय का विस्तार पूर्व पश्चिम दिशा में। देखो, इसकी दिशा भी पूछ लेते हैं, बहुत बार पूछते हैं कि दार्जिलिंग के अंदर पश्चिम बंगाल और सिक्किम स्टेट के अंदर, ये तो पश्चिम बंगाल में है ही दार्जिलिंग, तो है ना। तो यहाँ और सिक्किम में हिमालय का विस्तार किस ओर है, पूर्व पश्चिम सीधा है। ठीक है, यानी इस रूप में सीधा है, पूर्व पश्चिम, पश्चिम पूर्व। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में आते हिमालय जो है उसकी दिशा बदल जाती है। तो अरुणाचल प्रदेश में आते ही मुख्य रूप से ये कैसे हो जाता है, अरुणाचल प्रदेश में हिमालय की दिशा हो जाती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम, है ना, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम। ये एनसीईआरटी के अंदर ये बिंदु दे रखा है। तो दक्षिण पश्चिम, जैसे मान लिया ये अपना भारत है, इस भारत,
ठीक है, ये हिमालय भारत है। तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश में अपन जाते हैं तो आप दिशा ध्यान रखना, दिशा कैसे अंकन करते हैं। उत्तरी भाग उत्तर, ये भाग राइट हैंड पूर्व, लेफ्ट हैंड पश्चिम, है ना। तो उत्तर पश्चिम ये हो गई, है उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम। तो पहले यूँ चलता है ना, फिर यहाँ से उत्तर पश्चिम यूँ हो जाता है, यूँ हो जाता है। इस प्रकार से एक चापाकार स्थिति में यहाँ पे मुख्य रूप से ये पाया जाता है, ठीक है ना। फिर बारी बारी से अपन देखते हैं, इससे में सबसे पहले आता है पूर्व पश्चिम कश्मीर हिमालय, है ना, और प्रत्येक भाग। अब आता है इसके पश्चिम से पूर्व का वर्गीकरण, कश्मीर हिमालय। इसका वर्गीकरण आता है भाई कश्मीर हिमालय, ठीक है। तो इस कश्मीरी हिमालय की चर्चा अपन अगले कालांश में करेंगे। सभी साथी सर्वा क्लासेज के साथ में जुड़े रहें। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, हम आपकी भरपूर हेल्प करेंगे। लेकिन आप सहयोग करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, और अपने सर जो है उनका मनोबल आप बढ़ाते रहें, ताकि शानदार से शानदार क्लासें हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो सभी साथी सर्वा क्लासेज जो है उस यूट्यूब चैनल जो है उसको आप सब्सक्राइब कर लें, है ना, ताकि हम शानदार से शानदार क्लास आप तक पहुंचाते रहें। एनसीईआरटी और आरबीसी बेस की सभी क्लासें आपको दे रहे हैं। तो धन्यवाद सभी साथियों का, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भीम। थैंक यू दोस्तों, आप सभी का सर्वा क्लासेस से जुड़ने के लिए।